हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपके सामने जो है 340 सीआरपीसी या 379 बीएनएसएस जो नए लॉ के अकॉर्डिंग कैसे आप परजुरी की प्रोसीडिंग्स अपनी वाइफ के अगेंस्ट आप इनिशिएट कर सकते हो, आज मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, मैं कुछ रियल जो है लाइफ की एक इंसिडेंट हुआ था वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए क्या हुआ था, मेरे एक क्लाइंट आए थे कंसल्टेशन के लिए और उन्होंने कहा कि वकील साहब मेरा केस ना 7-8 साल से चल रहा है और कोई भी सल्यूशन इसमें निकल नहीं रहा। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, जैसे मैं रेगुलर कंसल्टेंसी करता हूँ। तो वो कहते कि वकील साहब मेरा एक सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है मेरे केस को देख के कि मेरा केस सेटल क्यों नहीं हो रहा। बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चन था ये कि इतने साल से केस चल रहा है और केस सेटल होने का नाम ही नहीं ले रहा। हस्बैंड जो है वो कह रहा था कि सर मैं एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ एलिमनी भी देने को तैयार हूँ, बट फिर भी जो है ये केस वाइफ नहीं सेटल कर रही। हालांकि मेरा बच्चा भी है पर बच्चे से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है और जो वाइफ के साथ ही बच्चा रहता है, मेरे को कस्टडी भी नहीं चाहिए बच्चे की, बट फिर भी ये केस सेटल नहीं हो रहा है। तो क्या रीज़न है? तो मैंने उनको ये बोला कि आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे वाइफ डरे। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ आपने नहीं की है 7 सालों में 8 सालों में जो कि वाइफ को डरा दे, बिल्कुल उसको जो है सेटलमेंट की तरफ धकेल दे। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक पॉइंट का प्रेशर नहीं है वाइफ साइड को। वाइफ को जो है कोर्ट आना भी, मतलब हर डेट पे कोर्ट भी नहीं आती है, उसके वकील साहब ही सब कुछ कर रहे हैं और वो जो है आपको परेशान ही करना चाहती है। और उसको जो है सेटलमेंट के लिए अगर आपको सेटलमेंट चाहिए तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो वो चीज़ पे हमारी डिस्कशन शुरू हुई। तो क्लाइंट पूछते कि वकील साहब ये बताइए कि हम फिर प्रेशर कैसे बनाएं, कैसे जो है हम वाइफ साइड को जो है बिल्कुल नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आएं और नेगोशिएट करें, सेटलमेंट करें, कैसे होगा। तो मैंने कहा एक ही तरीका है इसमें। आपको अगर वाइफ ने आपकी झूठ बोला, झूठे केसेस किए हैं, तो 340 सीआरपीसी इनिशिएट करना, 340 सीआरपीसी का ऑर्डर लेना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो वो और ज़्यादा क्यूरियस हो गए, वकील साहब फिर मैं कैसे करूं, कैसे जो है मैं 340 सीआरपीसी इनिशिएट करूं जो आप बता रहे हैं। मैंने कहा देखो ऐसा है, इसके जो है बहुत ही एक स्ट्रैटेजिक तरीका होता है। हर केस में 340 369 बीएनएस नहीं इनिशिएट होगी। जजेस जो है, आप इवन एप्लीकेशन फाइल भी कर देंगे, वो जो है साइड में रख देंगे, वो उसको कंसिडर करेंगे भी नहीं। तो एक तरीका होता है जो कि बहुत मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको ही। तो वो तरीका अगर आप यूज़ करेंगे तो 340 सीआरपीसी या 379 बीएनएसएस आपके केस में भी इनिशिएट हो सकती है। अब मैं आपको जो है वो तरीका बताने जा रहा हूँ। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि 340 सीआरपीसी या 379 बीएनएस में एक कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट ऑन ओथ आनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब कई लोग कहते हैं कि जी अभी केस फाइल किया है तो 340 क्यों नहीं लगा देते हम। देखिए केस फाइल करने पर आप 340 बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ वाइफ का वर्जन चल रहा है, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें आई नहीं है। वो आपका डिफेंस है। अगर आप कहते हो कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है चीज़ें, तो वो आप अपने एविडेंस में प्रूव करो, पर इनिशियल स्टेजेस में 340 सीआरपीसी नहीं लगता है। अब मैं आपको डीवी केस का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज़ वाइफ ने अपनी इनकम छुपा दी है, उसने अपनी जो है कंप्लेंट में लिख दिया कि मैं कहीं पे भी कार्यरत नहीं हूँ और मुझे मेंटेनेंस की आवश्यकता है। तो ऐसे में आपको पता है वो वर्किंग है, बट आप 340 उस टाइम पे नहीं लगाएंगे। उस टाइम पे अगर आप लगा देंगे, जज साहब क्या करेंगे, वो जो फाइल लेंगे वो अलग से रख देंगे अलग से। तो आपको जो है एक सही मौके का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो मौका क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। वो मौका ये है कि आपने जो है प्रॉपर चैनल से रिकॉर्ड पहले आपने कोर्ट में मंगा लिए। अब पहले वाइफ का ये स्टैंड है कि वो कहीं पे भी कार्यरत नहीं है, ठीक है जी, कोई बात नहीं। आपने एक एप्लीकेशन डाली कोर्ट में और एक प्रॉपर चैनल से रिकॉर्ड आ गए जिसमें ये दिखता है कि वाइफ जो है यहाँ पे कार्यरत है। अब या तो जज साहब जो है वाइफ से डायरेक्ट पूछेंगे, एग्जामिनेशन होती है जो है 165 एविडेंस एक्ट में,
जो है एग्जामिनेशन की पावर मैजिस्ट्रेट के पास भी होती है। तो मैजिस्ट्रेट साहब खुद पूछेंगे वाइफ से कि आप कह रहे हो कि आपने अपने इनकम एफिडेविट में बोला है कि आप कार्यरत नहीं हो, बट ये रिकॉर्ड जो है ये कह रहा है कि आप कार्यरत हो, सच क्या है। तो जब वो रिकॉर्ड जज साहब खुद कन्फ्रंट कराएंगे, ये वाली स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तब वाइफ की एक और स्टेटमेंट आएगी कि हाँ मैं कार्यरत हूँ, मैंने अपनी पिटीशन में पहले ये लिखा कि नहीं हूँ, अब मैं कह रही हूँ मैं कार्यरत हूँ। तो ये एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, एक तरीके से झूठ बोला गया कोर्ट के सामने। इस स्टेज पर ही जो है मैजिस्ट्रेट खुद अपने आपसे या फिर ऑन एप्लीकेशन 340 CRPC लगा सकते हैं। तो जब तक ये आपकी स्टेज में ये चीज़ें नहीं होंगी, केस में ये चीज़ें नहीं होंगी, आपके ऊपर आप जो है वाइफ के ऊपर 340 बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। अब सपोज़ आपकी ये स्टेज चली गई, आपने एप्लीकेशन नहीं लगाई, आप भूल गए, अब एक और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी क्रॉस एग्जामिनेशन में। अभी हमने एक रिसेंटली एक केस किया था जिसमें 340 और 369 BNSS इनिशिएट हुआ था। उसमें ये हुआ था कि हमने जो है पहले वाइफ से जो पूछा था कि आपकी क्या क्या ये क्वालिफ़िकेशन है। हमने 5-6 क्वालिफ़िकेशन उसने ली हुई थी, एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशंस थी, वाइफ ने मना कर दिया। हम जो है कन्फ्रंट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स ले आए, हमने जो है फ़ोटोकॉपी से कन्फ्रंट किया, उसने वो चीज़ भी मना कर दी। जज साहब ने खुद ही वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेज दिए, क्योंकि देखिए जस्टिस का मतलब ये है कि ट्रुथ को जानना, उसके लिए बहुत वाइड पावर्स होती है कोर्ट के पास कि सच जानने के लिए कोर्ट किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उन्होंने वेरिफिकेशन ऑर्डर कर दी। हालांकि ये नॉर्मल नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, उसमें हमें विटनेसेस बुलाने पड़ते हैं, बट जज साहब ने शॉर्ट करने के लिए प्रोसेस खुद ही जो है SHO को बोला कि आप एक रिपोर्ट पेश करो कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या फेक है। तो SHO की रिपोर्ट आती है और सारे के सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन पाए जाते हैं। वाइफ ने जो है एक तरीके से कोर्ट में झूठ बोल दिया कि उसकी वो क्वालिफ़िकेशन नहीं है, बट जबकि जुडिशियल वेरिफिकेशन हुई थी, ये वेरिफिकेशन हमारी नहीं थी, ये जज साहब ने खुद कराई थी, वहाँ पे कुछ और एविडेंस पाया गया। तो यहाँ पे सीधा 340 केस बनता है, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शन ऑन रिकॉर्ड आ गई। इस मोड से भी आप 340 CRPC या 379 BNSS इनिशिएट कर सकते हैं। अब ये सब करने का फ़ायदा क्या होता है? देखिए फ़ायदा ये होता है कि जब वाइफ आपकी 7-8-9 साल से सेटलमेंट नहीं कर रही और आपने ये स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट ढंग से कर दी और 379 BNSS या 340 CRPC इनिशिएट हो गई, तो ऑब्वियसली वाइफ का भी माइंड चेंज होगा। जज साहब भी बोलेंगे कि हम जो है आपको जेल भेजेंगे, या तो आप ये केस सेटल कर लीजिए या आपको जो है जेल भेजी जाएगी, फिर आपके टर्म्स पे सेटलमेंट होगा अगर होगा ऐसे केसेस में। तो हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि प्रेशर को अगर आपको शिफ्ट करना है तो आपको लेवरेज लेना बहुत ज़रूरी है। या तो मेंटेनेंस कम हो, या फिर 379 हो, या 498 की क्वेश्चन हो, ये सारे लेवरेज टेकिंग स्टेप्स होते हैं। अगर जब तक आप ये चीज़ें अचीव नहीं करेंगे आपके केसेस लंबे चलेंगे। और जो क्वेश्चन है कि हमारे केसेस क्यों लंबे चलते हैं, उसका आंसर ही यही है कि आपने जो है कभी प्रेशर दूसरी साइड डाला ही नहीं, इसलिए जो है आपके केसेस लंबे चलते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बताया 340 CRPC 379 BNSS का प्रोसेस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको इसके रिलेटेड आर्टिकल पढ़ना है, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है आर्टिकल भी आपको मिल जाएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।